हम अपने नुमाइंदे से यही उम्मीद रखते हैं भाई, अच्छा बढ़िया का डेवलपमेंट हो, सब अच्छी डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है कि जैसे पुरानी डेवलपमेंटें हुई हैं उस हम चाहते हैं भाई और अच्छा और खूबसूरत कटरा हो हमारा। चुनाव हो रहे हैं और इस पे नज़र पूरे वर्ल्ड की है, क्योंकि एज सच इंडिया वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है और मैं कहता हूं कि बड़ी देर से लोग इस इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे। पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। 10 साल बाद अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 3 चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस पे सबकी निगाहें। 18 सितंबर को पहला मतदान होगा, जो कि 24 सीटों पर होगा। तो वहीं दूसरे फेज में 26 सीटों पर 25 सितंबर को वोटिंग होगी और तीसरा और आखिरी फेज में 40 सीटों पर मतदान 1 अक्टूबर को होने हैं और चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। धारा 370 के समाप्त होने के बाद हो रहे चुनाव में लड़ने के लिए सभी पार्टी ने कमर कस ली है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। अब उसी के बीच हमारे संवाददाता अमित शर्मा जो कि कटरा पहुंचे, जहां लोगों से उन्होंने बातचीत की और उनकी राय जानी। तो आइए एक बार नजर मारते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐसे में 25 सितंबर को कटरा श्री माता वैष्णो देवी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदान होगा। ऐसे में मतदाताओं की राय क्या है और वह कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर मतदाता अपना मतदान करेंगे, आइए जानने सुने मतदाताओं की इस बारे में क्या राय है। मुनीष जी, माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी पहली बार इस बार जो बनी है, क्या मानते हैं आप कि लोग वोट करने के लिए 25 तारीख को बाहर निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे, अच्छी है हमारे लिए माता वैष्णो देवी जो ये विधानसभा सीट बनाई गई है बड़ी अच्छी है। इसके लिए हम सोचते हैं कि ज्यादा डेवलपमेंट होगी, सब कुछ होगा। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में माता वैष्णो देवी के आप भी एक वो है वोटर हैं, किस तरह की उम्मीद है अपने नुमाइंदे से रखते हैं? हम अपने नुमाइंदे से यही उम्मीद रखते हैं भाई, अच्छा बढ़िया का डेवलपमेंट हो, सब अच्छी डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है कि जैसे पुरानी डेवलपमेंटें हुई हैं उस हम चाहते हैं भाई और अच्छा और खूबसूरत कटरा हो हमारा। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों से उपराष्ट्रपति शासन रहा है, किस तरह से उसको देखते हैं? विकास कार्य किस तरह से हुए? विकास कार्य तो अच्छे हुए हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हुए हैं, अच्छे हुए हैं, लेकिन इससे भी बढ़ के होने चाहिए थे। आप मानते हैं कि क्या जब नई सरकार बनती है तो इससे भी अधिक विकास कार्य होगा? वो तो है ही है, स्वाभाविक है, कोई हमारा नुमाइंदा जहां से चुन के जाएगा तो वो हमारी डेवलपमेंट के लिए अच्छा सोचेगा। 370 हटाने को लेकर आपका क्या विचार? अच्छा हुआ है, ये तो अच्छी हुआ है। जो गवर्नमेंट सोचेगी वो अच्छा ही सोचेगी, ऐसे तो नहीं है कि नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को दोबारा से राज्य का दर्जा मिले? मिलना भी चाहिए। गवर्नमेंट ने अगर जैसे उन्होंने कहा, गवर्नमेंट कह रही है भाई बाद में हम राज्य का दर्जा भी इनको इसको दे देंगे, तो देंगे, क्यों नहीं। आपकी नजर में कटरा के ऐसे कौन-कौन से मुद्दे मुद्दे हैं जिनसे आपने उम्मीद है कि आपके नुमाइंदे उनको सुन सकेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, एक क्या गिन के मैं बताऊं आपको, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे उदाहरण पर जैसे हमारे यात्रा कैसे यात्रा को बढ़ावा मिले, क्या है क्या नहीं है, कटरा की अच्छी डेवलपमेंट हो, लोग आगे यहाँ से अच्छी सी उम्मीद करते हैं हम भाई। कटरा में जो यात्री आएगा वो जहाँ से अच्छा प्रभाव लेके जाए और 10 यात्रियों को बोले और कटरा के लिए प्रोवाइड करेगा। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मतदाताओं को इन चुनावों से क्या-क्या उम्मीद है? आइए जाने। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए मानव जी मौजूद हैं, जो पेशे से एडवोकेट भी हैं और यहाँ के वोटर भी हैं। इनसे बात करेंगे। मानव जी, पहले तो आपका स्वागत। नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में मतदान करने का, विधानसभा मतदान करने का मौका हमें मिल रहा है। किस तरह की उम्मीद जो है अपने नुमाइंदे से? सर, आपने जैसे खुद ही कहा कि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और इस पे नज़र पूरे वर्ल्ड की है, क्योंकि एज सच इंडिया वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए मेन चीज़ है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। बड़ा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। तो जैसे आप जानते हैं, कटरा एक धार्मिक स्थल है।
कटरा एक धार्मिक स्थल है, यहाँ जहाँ हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आते हैं। तो बेसिक मुद्दे आज भी लोगों के 10 साल बाद वही हैं कि कटरा के सराउंडिंग बिजली का कट है, पानी नहीं, रोड प्रॉपर। लोग कोई भी कैंडिडेट अभी तक किसी ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये बात नहीं बताई कि वो कटरा के व्यापार के लिए, कटरा की इंडस्ट्री के लिए क्या करेगा। जैसे आपने सबने सुना होगा पिछले दिनों एक नया चीज जो है रोपवे लग रहा है। रोपवे के खिलाफ नहीं है हम। क्या वो रोपवे कटरा वालों के हित में है? जो लोग काम कर रहे हैं उनके हित में है, क्योंकि कटरा की मार्केट एशिया मोड़ से शुरू होती है, ऊपर दूर तक वैष्णो देवी तक मार्केट जाती है, और उस मार्केट से ज्यादा नहीं 1 लाख से ऊपर लोग परिवार हैं जो खाना खाते हैं। क्या कोई भी उम्मीदवार ने उन 1 लाख लोगों की बात करी है? ये एक बेसिक मुद्दा है। दूसरी बात है, कहते हैं जी नेशनल हाईवे जो आ रहा है 6 लेन, वो ताराकोट जाएगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ताराकोट में ऐसी कौन सी सिटी है वर्ल्ड की या इंडिया की कौन सी सिटी है जो ताराकोट जाके खत्म हो रही है, जो जहां पे वो हाईवे में जाना है। बीइंग अ नेटिव ऑफ द कटरा में नेशनल हाईवे आ रहा है, ठीक है। अब ताराकोट तो किसी चीज का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ एक वैष्णो देवी जाते हुए का एक स्थल है, एक पॉइंट है जहां रास्ते में वो आती है। अब अगर आप सोचिए ताराकोट में नेशनल हाईवे जाएगा और वहीं से तुम लोग अपना रोपवे चलाओगे, तो जो भी यात्री आएगा अपनी का पर्सनल कार से, वो पहले ताराकोट ही जाएगा। ये सिर्फ एक बड़ी कोशिश है श्राइन बोर्ड का, जो रास्ता फेल हुआ है, जहां लोगों के पैसे लगे हैं उसे चलाने का। हाँ, अपना मैडम जी, अपना 370 टूटा, आप उस बारे में कैसा कर सर 370 तो अच्छी बात है। देखो, एक जो चीज जो टेम्परेरी थी उसे हटा दिया गया, एक अच्छी चीज है। हम लोग कहते हैं कि हम इंडिया का पार्ट बने, हम इंडिया का पार्ट पहले से ही थे। अब हम अथॉरिटी रखते हैं ज्यादा। अथॉरिटी रखने के बाद क्या जो वादे किए गए थे, जो सपने दिखाए गए थे, भाई 370 टूटने के बाद ये सब होगा, क्या वो सच्ची में हुआ? क्या वो ऑन ग्राउंड रियलिटी है? आज भी आप देखो, लोगों के मुद्दे, मैं फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, लोगों के लिए मुद्दे आज भी वही हैं जो 10 साल पहले थे। यहाँ पे हमारे कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे बड़ी एक कम्युनिटी बारीदार कम्युनिटी पिछले 38 ईयर से बेसिक चीज जो हिंदू चाहते हैं, पूजा, जो एक उनकी अपनी माँ है, वैष्णवी माँ है, उसकी पूजा चाहते हैं, वो बेसिक राइट के लिए लड़ रहे हैं। अब वो कुछ हमारे बुजुर्ग जनरेशन थी, वो चली गई। अब भी कुछ जनरेशन इसी उसमें उम्मीद में है कि कब हमें उसी इज्जत के साथ हम वहां दर्शन करेंगे, हमें वहीं वैसे जाना जाएगा। कुछ बुजुर्ग जो हमारे थे, जब इन्होंने टेक ओवर लिया तो उनको जेल में डाला गया, कठुआ जेल में डाल के कुछ करके। वो जो ये बेसिक चीजें, जो बेसिक स्ट्रगल है हमारी, इसे क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? कौन सा लीडर है जो इस बारे में बात करता है? मैडम जी, पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल शासन है, आपकी नजर में कैसा? सर ये तो मुझे लगता है कि एक आम आदमी, जो छोटा सा गरीब आदमी है, उसे भी पता होगा कि उसके लिए चीजें सिंप्लीफाई नहीं है। गुड गवर्नेंस का मतलब है चीजें इतनी सिंप्लीफाई करना कि हर बंदे की फिंगर टिप्स में सब कुछ हो। उससे डिफिकल्टी बड़ी है, छोटी से छोटी चीज के लिए हमने उसको डिफिकल्ट कर दिया है। हर आदमी के पास फोन तो है, लेकिन क्या उसे एक्सेस है इंटरनेट का? आप कहते हैं जी आजकल हर चीज आप ऑनलाइन अप्लाई करो। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो स्टेशंस बने हैं, वहां की फीस बढ़ गई है। कि जो जिस चीज के लिए एक जरूरी नकल के लिए जहाँ 100 रुपए लगते थे, फीस 100 रुपए ही है। बट उस 100 रुपए तक पहुंचने के लिए डिफिकल्टी कितनी है, कहां से उसको जाके नकल अप्लाई करनी पड़ती है, कहां जाके उसे मिलती है, ये सब चीजें जो है लोगों को डिफिकल्ट हुई है। मैं ये कहता हूं कि जो नए लीडर बन रहे हैं, जो भी नया एमएलए या हमारा रिप्रेजेंटेटिव बने, वो इन चीजों को भी नजर रखे कि सिटी के लोग जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, उनमें और अर्बन एरिया के जो लोग रह रहे हैं, उनमें बड़ा अंतर है। एक छोटी चीज जो थी, जो अर्बन एरिया और रूरल में फर्क है, एग्रीकल्चर चीजों का। आज हमारी सराउंडिंग में 6 किलोमीटर सराउंडिंग में वो जो एग्रीकल्चर है वो टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उसका बड़ा कारण रहा है बंदर। पर अभी तक किसी ने भी कोशिश ही नहीं करी इस बारे में। कभी किसी की स्टेटमेंट नहीं आएगी कि भाई हम इस बारे में कुछ करें। वो हल हुआ नहीं हुआ, एटलीस्ट ट्राई तो करो। किसी ने भी ट्राई नहीं किया, सिर्फ कहते हैं जी इसका समाधान, ऐसी कोई चीज है जिसका समाधान ही नहीं है। जब समाधान नहीं है
फिर तुम इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो, तुम ये मुद्दे क्यों उठा रहे हो, फिर रहने दो। अगर तुम किसी चीज के काबिल ही नहीं हो, तुम अपने को पोर्ट्रे क्यों करते हो कि हम एक बड़े बेहतरीन लीडर हैं। मान लीजिए दो जरा हटके सवाल, क्या जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? ऑब्वियस से मिलना चाहिए। इस क्वेश्चन का तो क्लियर आंसर है, ऑब्वियस से मिलना चाहिए। राज्य तो दर्जा मिलना ही चाहिए। 370 अगर वापस लाने के प्रति आपकी? नहीं, बिल्कुल क्लियर नो। थैंक यू। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं और ड्यूटी बढ़ने के बाद ये पहला चुनाव है। ऐसे में जनता की राय इस चुनाव को लेकर क्या है, आइए बात करें। विशाल जी, ड्यूटी में पहली बार चुनाव हो रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आपकी? लोग वोट करने के लिए बाहर निकलेंगे? सबसे पहले जय माता दी बोलूंगा मैं अमित जी। देखिए 10 साल के बाद जो हमारे यूटी जेएनके में जो चुनाव हो रहे हैं, लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है और मैं कहता हूं कि बड़ी देर से लोग इस इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 10 साल से उनके कई मुद्दे ऐसे थे जो लंबित पड़े हुए थे। इस बार के चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपना नुमाइंदा आगे भेजेंगे। विशाल जी, क्या मानते हैं आप, इस बार के चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या होंगे जिनको लेकर मतदाता बाकी? देखिए मैं पूरे जेएनके की बात तो नहीं करूंगा, सबसे पहले तो मैं अपने माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। यहाँ से तो प्रमुख मुद्दा जो बारीदारों का है ही है, बाकी यहाँ बहुत सारे मसले हैं जो गांव के हैं, कटरा के हैं, वो काफी मुद्दे हैं जिनको लेके लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता है। 370 को लेकर आप क्या कहते हैं? 370 कितना अच्छा फैसला है? जैसे देखिए हर फैसले का अपना कोई ना कोई नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है। 370 कहीं ना कहीं कहा जाता है कि डेवलपमेंट में बाधा थी, पर उसी के हिसाब से जो लोकल लोगों के यहाँ राइट हैं, जैसे बाहर से लोग आके यहाँ से जमीनें ले लेंगे, क्या उनके बिजनेस खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग गरीब लोग हैं और वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है नहीं कि वो अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे। उनको खाली यही कहा जाता है कि यहाँ, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग गरीब लोग हैं और वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है नहीं कि वो अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे। उनको खाली यही कहा जाता है कि यहाँ उनसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये होता है, ये तो अभी वक्त ही बताएगा कि उसका क्या इम्पैक्ट आगे आएगा। जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 5 सालों से उपराष्ट्रपति शासन चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, चुनाव ही हमारी सबसे बड़ी मजबूती है। अगर आप लोगों को चुनाव से वंचित रखेंगे तो आप समझो कि उनके अधिकार से वंचित रख रहे हैं। कहीं भी डिक्टेटरशिप से आप लोगों की सरकार नहीं चला सकते हैं। यहाँ ब्यूरोक्रेसी हावी थी, लोगों के काम नहीं हो रहे थे, लोगों की आवाज दबाई जा रही थी। अब सबसे बड़ा मुद्दा हमारा कटरा में गंडोला का था, जिसको डेवलपमेंट का पार्ट दिया जा रहा है। मैं अमित जी आपको ये बता दूं, वो सिर्फ एक वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इनकी एक स्कीम है, हमारी वो करने के लिए। सबसे पहले हमारी माँ वैष्णो देवी में इतनी जगह ही नहीं है कि वो 1 करोड़ से ऊपर लोगों को कैटर कर सके। अगर ये ऐसे करके वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो इसका आपने वो देख लिया था कि जो स्टैम्पीड हुई थी, वहां जो लोग मारे गए थे, वो सिर्फ एक नेग्लिजेंसी मैनेजमेंट का, मिसमैनेजमेंट का एक पार्ट था। तुम लोगों को ये समझना चाहिए कि मैक्सिमम जगह एक थ्रेशोल्ड क्या होता है। अगर एक जगह कैटर आप 50,000 से ऊपर नहीं कर सकते, आप वहां 70,000 देंगे तो ऐसे हादसे वहां होंगे ही होंगे। विशाल जी, आखिरी और अहम सवाल, क्या जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक स्टेट को तोड़ के उसके 2 यूटी बनाए गए हैं। ये सबसे बड़ा आघात था जम्मू कश्मीर पे। ये मैं तो कहूंगा ये बहुत बड़ा ब्लंडर है और बीजेपी को चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है, माननीय होम मिनिस्टर जी ने बोला है कि उनको ये अपना स्टेट देंगे। ये हमारा पहला राइट है, ये हमें कोई नहीं रोक सकता, ये उनको देना ही पड़ेगा। तो आपने सुना कि मतदाताओं की मतदान को लेकर क्या राय है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मतदाताओं ने अपनी बात रखी है। मैं आपको बता दूं कि श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी हाल ही में बनी पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिस पर जो है अपना कटरा सहित आसपास क्षेत्र के 56,472 मतदाता मतदान करेंगे और अपने नुमाइंदे के जिताएंगे। हर उम्मीदवार दोबारा अपने नुमाइंदे को जिताने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत जो भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतारा ही है, तो आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारने वाली है। मैं आपको बता दूं कि
जो बारीदार समुदाय है उसके 15,000 के करीब वोटर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और वह भी इस बार पहली बार अपना नुमाइंदा उतार रहे हैं। तक है अधिक मत मिलते हैं और वह जीतकर अपने श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा की नुमाइंदगी करता है और लोगों के विश्वास पर खरा उतरता है। कैमरामैन राजकुमार के साथ अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।